नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम किचन में खाना पका रहे होते हैं या बाहर रखी कोई लोहे की चीज पर धीरे धीरे जंग लग जाता है तो आखिर हो क्या रहा होता है? ये सब और ऐसे ही हजारों बदलाव जो हमारे आसपास हर पल हो रहे हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, केमिस्ट्री। लेकिन सवाल तो यही है ना कि हम इन बदलावों को समझें कैसे? कैसे पता लगाएं कि अगर दो चीजों को मिला दिया तो आगे क्या होगा? कोई तो तरीका होगा इसे समझने का। और इसका जवाब एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज में छुपा है, एक केमिकल कोड। ये समझिए कि ये हमारी एक कोड बुक है और आज हम साथ मिलकर इसी के सुरागों को एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। तो ठीक है, इस कोड को तोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जाहिर है, हमें इसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो चलिए, केमिस्ट्री की ABCD यानी इसकी बेसिक ग्रामर से शुरू करते हैं। और इस भाषा के दिल में बसता है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। इसे आप एक छोटी सी कहानी की तरह समझ सकते हैं, बदलाव की कहानी। अब देखिए, हर कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, यहां भी हैं। पहले हैं रिएक्टेंट्स, यानी वो सारी चीजें जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरे हैं प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनकर तैयार हुई। और इन दोनों के बीच जो तीर का निशान है ना, वो दिखाता है उस बदलाव को, उस ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, अब जो हमने ये नई भाषा सीखी है, इसका इस्तेमाल करके एक खास तरह की कहानी को डिकोड करते हैं। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ना एक बहुत ही मजेदार अदला बदली होती है। तो स्टेप नंबर 1 कहानी के किरदारों से मिलते हैं। हमारे पास हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक Zn। ये हैं हमारे शुरुआती खिलाड़ी, हमारे रिएक्टेंट्स। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, वो अदला बदली। देखिए, होता क्या है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज्यादा ताकतवर है। तो वो आता है और कॉपर को उसकी जगह से धक्का देकर हटा देता है और खुद वहां बैठ जाता है। बस इसी अदला बदली को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आखिर में स्टेप नंबर 3, नतीजा क्या निकला? हमारे पास अब है जिंक सल्फेट ZnSO4 और बेचारा अलग थलग पड़ा हुआ शुद्ध कॉपर Cu। और बस कहानी पूरी हो गई। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स तक का ये सफर मुकम्मल हुआ। अच्छा, एक और बहुत कॉमन प्रोसेस है जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है किसी चीज का ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना। जैसे जब मैग्नीशियम का एक रिबन चलाया जाता है तो वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और एक तेज चमकदार रोशनी के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये भी केमिस्ट्री की एक और छोटी लेकिन दमदार कहानी है। तो ठीक है, अब हमें केमिस्ट्री की भाषा की बेसिक बातें तो पता चल गई हैं। तो चलिए अब लैब से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधा अपने घरों में चलते हैं। अब बात होगी एसिड और बेस की। जी हाँ, वही केमिकल्स जो हमारी किचन और दवाई वाली अलमारी में ही छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, सिरका, नींबू और वो पेट की जलन कम करने वाला एंटासिड, इन सब में आखिर क्या कॉमन है? ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और यही चीजें हमें एसिड और बेस की दुनिया से मिलवाती हैं। आपको शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सच तो ये है कि हम लगभग रोज ही एसिड खाते हैं। सिरके में जो खट्टापन है वो एसिटिक एसिड की वजह से है। नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड होता है। यहाँ तक कि इमली में टार्टरिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड होता है। देखा? तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिटी का लेवल बहुत मैटर करता है और इसे हम नापते हैं pH स्केल पर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है, तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो सकती है। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में केमिकल बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है। अच्छा, अभी तक हमने कंपाउंड्स की तो बात कर ली, लेकिन ये कंपाउंड्स आखिर बनते किससे हैं? तो चलिए अब मिलते हैं हर चीज के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स से, यानी एलिमेंट्स, तत्वों से। हम खास तौर पर 3 तरह के एलिमेंट्स पर फोकस करेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और वो जो जिंदगी का आधार है, कार्बन। एलिमेंट्स को ना हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स यानी धातु आमतौर पे ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं और गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स, जो ठोस, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं और आमतौर पर ये गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। लेकिन पता है, एलिमेंट्स अक्सर अकेले काम नहीं करते। कई बार उन्हें मिलाकर अलॉय या मिश्र धातु बनाए जाते हैं, जिनमें बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सोल्डर जो लेड और टिन को मिलाकर बनता है, या फिर स्टेनलेस स्टील जिसमें लोहा, निकल और क्रोमियम होता है।
ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एलिमेंट्स को मिक्स करके कुछ नया और बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर आता है केमिस्ट्री का असली सुपरस्टार, कार्बन। इसे जीवन का तत्व भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खुद अपने साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बहुत मजबूत बॉन्ड बना सकता है। इसी कमाल की एबिलिटी की वजह से एक ही एलिमेंट कार्बन हमें नर्म मुलायम ग्रेफाइट के रूप में भी मिलता है और दुनिया के सबसे हार्ड सब्सटेंस हीरे के रूप में भी। इन्हें कार्बन के एलोट्रोप्स कहते हैं। तो अब तक हमने केमिस्ट्री की भाषा को समझा, एसिड बेस को जाना और एलिमेंट्स से भी मिल लिए हैं। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करने का। चलिए देखते हैं कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ आम चीजों के पीछे क्या केमिकल नाम छिपे हैं। बेकिंग सोडा, इसे तो हम सब जानते हैं, है ना? पर इसका असली केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। हम इसे कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं और पेट में एसिडिटी होने पर एंटासिड के तौर पर भी। बिल्कुल इसी तरह जो वॉशिंग सोडा हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं, उसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये एक बहुत ही पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है जो हमारे बहुत काम आता है। और आखिर में बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसका लंबा चौड़ा असली नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बनता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है। इसका इस्तेमाल तो सबने देखा ही होगा, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में और सुंदर मूर्तियां बनाने में। तो देखा आपने, केमिस्ट्री की इस भाषा को समझकर हम असल में अपने आसपास की दुनिया को ही एक नए नजरिए से और ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। ये हमें बताती है कि चीजें कैसे काम करती हैं, क्यों बदलती हैं और कैसे बनती हैं। तो एक आखिरी सवाल, अगर ये सब वो नियम हैं जिनके हिसाब से चीजें बदलती हैं, तो जरा सोचिए इन नियमों को जानकर हम भविष्य में और कौन-कौन सी नई चीजें बना सकते हैं। केमिस्ट्री के इस कोड को समझने के बाद सच कहो तो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है।